नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैक्स इंग्लिश पॉइंट में। और मिशन विजय भव जो अपनी सीरीज चल रही है, जो मैंने आपको सिलेबस बताया था अंतिम प्रहार में क्या करना है, तो उसी के हिसाब से आपके लिए स्पेशल ये मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ, ताकि जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी इसको देखकर ये समझ सकें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। जनरली पढ़ते सब हैं, लेकिन वही विजेता होता है जो सही समय पर सही आंसर को चूज़ करता है और कंफ्यूज नहीं होता है। इसीलिए ये पूरी सीरीज है। और आज का जो अपना टॉपिक है एज यूजुअल, जो अपना टाइम टेबल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब है। तो चलिए वर्ब को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। पहला है, विच टाइप ऑफ द वर्ब डज नॉट एक्सप्रेस एक्शन बट इट लिंक्स द सब्जेक्ट टू अनदर नाउन और डिस्क्राइबिंग वर्ड। प्रश्न क्या है पहले तो उसको समझो। अगर प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है तो आंसर कैसे दोगे? तो बताओ, इसमें पूछा है विच टाइप ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का कौन सा सही आपको चुनाव करना है कि कौन सी टाइप की वर्ब है, कौन सा प्रकार है वर्ब का। डज नॉट, ठीक है ना, डज नॉट एक्सप्रेस एक्शन, जो एक एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है ना, एक्शन वाली वर्ब नहीं होती। इसका मतलब एक्शन वर्ब तो नहीं है, बल्कि क्या करता है, इट लिंक्स द सब्जेक्ट टू अनदर नाउन। ये क्या करता है, सब्जेक्ट को दूसरी नाउन से जोड़ता है। यानी सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट है वो दूसरे नाउन से जुड़ता है या उसके डिस्क्राइबिंग वर्ड या कह सकते हैं एडजेक्टिव से जुड़ता है। यानी सब्जेक्ट को, ये वर्ब हो गई, यहां दूसरी नाउन को जोड़ता है। यानी सब्जेक्ट का लिंक किससे बनता है, नाउन से या एडजेक्टिव से। तो ऐसी कौन सी वर्ब का टाइप होता है जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। नाउन एडजेक्टिव यहां पे क्या हो गया है, कहना चाह रहा है कॉम्प्लीमेंट से, दूसरे शब्दों में। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। ये सेंटेंस कह रहा है कि एक ऐसी वर्ब का प्रकार बताइए जो एक्शन वर्ब नहीं होती, जबकि वो क्या करती है, सब्जेक्ट का लिंक किससे करती है, नाउन से या एडजेक्टिव से। और नाउन से एडजेक्टिव से लिंक कर रही है, इसका मतलब हो गया कि वो क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रही है। तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने वाली वर्ब कौन सी होती है? अगर आपने पढ़ा है तो बताइए जल्दी से। क्या वो एक्शन वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है या इरिगेटिव वर्ब होती है? जल्दी से बताइए, चारों में से क्या उत्तर होगा। देखिए, एक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि इसने ऊपर दे दिया कि एक्शन वर्ब एक्शन नहीं कर रही है, तो डज नॉट एक्सप्रेस एक्शन, दैट मीन्स एक्शन वर्ब तो नहीं होगी। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। अब तीसरी इरिगेटिव वर्ब नहीं होगी। लिंकिंग वर्ब क्यों होगी? लिंकिंग वर्ब की परिभाषा देखोगे तो लिंकिंग वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़े। और कॉम्प्लीमेंट का काम कौन कर सकता है? या तो नाउन कर सकता है या फिर एडजेक्टिव कर सकता है। तो लिंक का काम कर रही है लिंकिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट को नाउन से जोड़ रही है या उसके डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब एडजेक्टिव से जोड़ रही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सही तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टाइप ऑफ अंडरलाइंड वर्ब। अब आपको जो ये सेंटेंस दिया गया है उसमें वर्ब का टाइप बताना है कि कौन सी वर्ब है। द चिल्ड्रन हैड स्पेंट वीक्स प्लेइंग वीडियो गेम्स। द चिल्ड्रन हैड स्पेंट वीक्स प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो अंडरलाइन वर्ड है आपका हैड। तो आपको बताना है हैड क्या है। पहला ऑप्शन है आपका एक्शन वर्ब, दूसरा ऑप्शन है आपका लिंकिंग वर्ब, तीसरा ऑप्शन है आपका नोशनल वर्ब और चौथा ऑप्शन है आपका हेल्पिंग वर्ब। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, एक्शन वर्ब होती तो एक्शन का काम करती, ठीक है ना, यानी मेन वर्ब के रूप में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लिंकिंग वर्ब होती तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती, तो कॉम्प्लीमेंट से नहीं जोड़ रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नोशनल वर्ब नहीं है, क्योंकि नोशनल वर्ब होती है वो लिंकिंग वर्ब की तरह ही डेवलपमेंट को बताती है। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले आने वाली वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये यहाँ पे जो परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट का, उसमें हैड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और इसकी मेन वर्ब क्या है, स्पेंट है। तो इसका उत्तर हो गया डी। इस तरह से आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है एंड आफ्टर दैट आपको आंसर देना है। ये जनरली जो वर्ब से संबंधित क्वेश्चन होते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट जो कह सकते हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, इनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो थियोरेटिकल पोर्शन में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये थियोरेटिकल पोर्शन चल रहा है।
लेकिन कई बार बैंकिंग वगैरह में आते हैं तो उनमें एरर संबंधी क्वेश्चन आते हैं, उनको भी मैंने लिया है। सभी प्रकार के क्वेश्चन का समागम है ये, तो आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। आप क्या करोगे, देखो सही तरीका बताता हूं। जैसे ही मैं 2 सेकंड 3 सेकंड आपको देता हूं, उस समय आप अपना आंसर लिखो और स्पीड होनी चाहिए आपकी। लास्ट में मुझे कमेंट में जरूर आप अपना स्कोर बताया करो, ताकि मैं देख सकूं कि कितने लोग रेगुलर है और क्या स्कोर लेकर आ रहे हैं। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट द टाइप ऑफ अंडरलाइन वर्ब। फिर से अंडरलाइन वर्ब कौन सी है? ड्यूरिंग द स्टॉर्म रोहन्स हाउस कोलैप्स्ड, यानी कि स्टॉर्म के दौरान तूफान आया, रोहन का जो हाउस है वो कोलैप्स्ड हो गया, वो टूट गया, खराब मतलब ध्वस्त हो गया। तो बताइए कौन सा है? कोलैप्स्ड के बारे में बताना है। सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया और ये इसकी वर्ब हो गई। तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? देखिए कोलैप्स्ड हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है बिल्कुल भी, कैसे होगी? नॉशनल वर्ब जो चेंज को बताती है, डेवलपमेंट को बताती है, नहीं है। लिंकिंग वर्ब, क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ रहा है? कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं आगे, तो लिंकिंग वर्ब होगी नहीं। ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब जनरली मेन वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है, इसलिए ये कौन सी वर्ब हो गई? एक्शन वर्ब हो गई। ये तीनों वर्ब्स इसमें नहीं होगी, तो ये उत्तर होगा इसका एक्शन वर्ब। मूव करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट द टाइप ऑफ अंडरलाइंड वर्ब। अब अंडरलाइन वर्ब है, फिर से आपको ढूंढना है कि कौन सी टाइप की वर्ब है। दे वर इन द पार्टी, तो आपको बताना है वर क्या है, ठीक है ना? तो बताइए वर क्या है। पहली बात, क्या ये एक्शन वर्ब है? कोई एक्शन हो रहा है क्या? दे वर इन द पार्टी, नहीं, स्टेट को बता रहा है कि वो पार्टी में थे। ही इज रनिंग, ये एक्शन है जिसमें काम हो रहा है, ठीक है ना? दे वर इन द पार्टी, वो पार्टी में थे, कोई काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एक्शन वर्ब तो नहीं है। तो आप बताओ क्या ये लिंकिंग है, हेल्पिंग है या नॉशनल है? एक तो मैंने बता दिया, 3 में से जल्दी बताओ कौन सा होगा आंसर। जी अभी नॉशनल वर्ब आई, चेंजेस को बोलते हैं, गलत हो गया, ये तो हो गई नहीं। हेल्पिंग वर्ब है क्या? देखिए हेल्पिंग वर्ब है क्या? हेल्पिंग वर्ब अगर होती तो मेन वर्ब होती, तो हेल्प किसकी कर रही है? किसी की नहीं। इसके बाद तो क्या आ रहा है? दे वर, वेयर, वेयर का आंसर आ रहा है, तो वेयर का आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक है ना? तो क्या ये लिंकिंग वर्ब है? यस, उत्तर हो गया लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब को अगर फिर से जस्टिफिकेशन करें, लिंकिंग वर्ब क्या करती है? सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट फिर लिंकिंग वर्ब जब आती है तो कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, अगर कॉम्प्लीमेंट ना हो तो एडवर्ब से जोड़ती है, उसके बाद एडवर्ब आता है। तो बिल्कुल सब्जेक्ट है इसमें, ये वर हो गया, और इसके बाद में ये एडवर्ब कैसे पता चला? आप उससे प्रश्न पूछो, व्हाट और हु का आंसर आता है तब तो हो गया वो ऑब्जेक्ट। अगर व्हाट और हु का आंसर नहीं आता है तो वो सारे क्या होते हैं? जनरली एडवर्ब्स होते हैं। जैसे ये उत्तर किसका दे? दे वर इन द पार्टी, वेयर इन द पार्टी, तो वेयर का आंसर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। तो इसका मतलब हो गया ये एक्शन वर्ब नहीं है क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा है इसमें, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है आगे, और नॉशनल वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें कोई चेंज डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका उत्तर क्या रह जाएगा? बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट द टाइप ऑफ अंडरलाइंड वर्ब। फिर से इसमें देखिए, ही एट द पिज्जा, एट क्या है जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव नहीं होती, ट्रांसिटिव होती है। इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, इनकोएटिव वर्ब। इनकोएटिव वर्ब और नॉशनल वर्ब तकरीबन सेम होती है, बताइए जल्दी से। ओके, देखिए आपको क्या करना है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव पहले समझिए क्या होता है। ट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट को लेती है। इंट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट को नहीं लेती है। लिंकिंग वर्ब वो होती है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट को नहीं लेती है, लेती क्या है फिर? कॉम्प्लीमेंट लेती है या फिर एडवर्ब को लेती है। और इनकोएटिव वर्ब वो हमेशा अपने बाद में जनरली ज्यादातर एडजेक्टिव को लेती है। अब देखो, ही एट द पिज्जा, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें? वो आप क्या करो, इससे प्रश्न पूछो वर्ब से व्हाट और हु का। अगर इन दो का उत्तर मिल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, और इन दो का उत्तर नहीं मिल रहा है, व्हेन, वेयर, व्हाई, इसका मिल रहा है तो वो एडवर्ब है, और वो लिंक कर रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट है। तो अब देखो, ही एट व्हाट द पिज्जा, उत्तर आ रहा है ना, व्हाट का आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये वर्ब ऑब्जेक्ट ले रही है, जो वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है वो कौन सी वर्ब होती है? ट्रांसिटिव वर्ब। जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं।
जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती है उसे इंट्रांसिटिव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इंट्रांसिटिव हो नहीं सकता। लिंकिंग वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इनक्वाइटिव वर्ब भी अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती। तो ये तीनों नहीं लेती, जो ऑब्जेक्ट लेती है वो कौन सी हो गई? ट्रांसिटिव। इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? 8 क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। तो फिर से सुनिएगा, ट्रांसिटिव वो वर्ब होती है जो अपने साथ में क्या लेती है? ऑब्जेक्ट को लेती है। ऑब्जेक्ट की पहचान, आप वर्ब के बाद में प्रश्न पूछो व्हाट और हु का, व्हाट और हु का आंसर मिल रहा है कि किसने और क्या किया, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। अगर व्हेन, वेयर, व्हाई इसका मिल रहा है तो एडवर्ब। लिंकिंग वर्ब आ रही है तो वो सब्जेक्ट को और ज्यादा क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब हो रहा है तो आपको पता ही किसका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा क्या है। ट्रांसिटिव का मतलब हो गया सकर्मक क्रिया जिसके बाद में क्या आता है? कर्म आता है। तो ही एट व्हाट? द पिज्जा। इसको आप प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखा, पिट्स, पिट्स ऐसे बोला जाता है। फाइंड आउट द टाइप ऑफ अंडरलाइन वर्ब। फिर से देखिए, दे रैन अवे, ये कौन सी वर्ब है? ठीक है ना? क्या ये ट्रांसिटिव वर्ब है? क्या ये स्टेट वर्ब है? क्या इंट्रांसिटिव वर्ब है? या लिंकिंग वर्ब है? रेन, अंडरलाइन वर्ड ये रेन, दे रैन अवे। देखिए ट्रांसिटिव होती तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना? ट्रांसिटिव अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। तो पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट है क्या। दे रैन, व्हाट और हु का आंसर पूछो इससे। व्हाट, हु, कोई आंसर नहीं आ रहा है। दे रैन अवे, कहां? अवे, दूर, ठीक है ना? कहां का उत्तर आ रहा है? अवे का मतलब दूर आ गया। दे रैन वेयर अवे, तो वेयर का आंसर आप चाहो तो इससे मिल सकता है, कहां? दूर। तो दे रैन अवे, तो इसका मतलब ये एडवर्ब है। एडवर्ब है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ट्रांसिटिव तो नहीं होगी। क्या ये स्टेट वर्ब है? स्टेट वर्ब नहीं है। स्टेट अगर होती तो इसमें क्या होता? वहीं रुके, रैन अवे, इसमें क्या एक्शन का काम चल रहा है, तो ये स्टेट भी नहीं है। क्या ये इंट्रांसिटिव है? इंट्रांसिटिव का मतलब हो गया कि जिसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना आए। तो बिल्कुल इस सब्जेक्ट वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ना आके एडवर्ब आ रहे, तो ये इंट्रांसिटिव। क्या ये लिंकिंग वर्ब है? सब्जेक्ट को क्या लिंक कर रही है? दे ही अवे है क्या? दे ही अवे क्या? नहीं है, लिंक नहीं कर रही है, इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा कि इसमें ये कौन सी वर्ब है? रैन अवे, इंट्रांसिटिव वर्ब। मूव करते हैं आगे की तरफ। फाइंड आउट द टाइप ऑफ अंडरलाइन वर्ब। देखिए, ही टोल्ड हिम दैट दे वर फाइन। आपको बताना है टोल्ड क्या है। पहला ऑप्शन है लिंकिंग वर्ब, दूसरा रेसिप्रोकल वर्ब, तीसरा कंडीशनल वर्ब और चौथा रिपोर्टिंग वर्ब। जल्दी से बताइए। देखिए, अगर लिंकिंग वर्ब होती तो लिंकिंग वर्ब बी होती है, हैव होती है, और जितनी भी सेंस वर्ब होती है ना वो सब लिंकिंग वर्ब। तो ये तो है नहीं तीनों। और ये लिंकिंग अगर होती तो अपने किससे जोड़ती? वो कॉम्प्लीमेंट से। ये देखो, ही टोल्ड हु हिम, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो गलत है। रेसिप्रोकल वर्ब वो होती है जिसमें दो परस्पर लोग होते हैं, जैसे दे रेसल ईच अदर, एक दूसरे से लड़ाई की, तो ईच अदर और वन अनदर आते हैं ना, तभी पता चलेगा। वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आती है तो रेसिप्रोकल वर्ब उसके साथ आती है, तो रेसिप्रोकल वर्ब भी नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब। कंडीशनल वर्ब है क्या? इफ से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उनमें जो वर्ब आती है ना वो कंडीशनल वर्ब होती है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब है क्या? बिल्कुल। अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हो तो आपको पता होता है कि बाहर वाली जो वर्ब होती है वो क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और अंदर वाली रिपोर्टेड वर्ब होती है, ठीक है ना? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। तो ये वाली जो वर्ब, ये आप देखो इनडायरेक्ट स्पीच है। ही टोल्ड हिम दैट दे वर फाइन, तो ये टोल्ड क्या हो गया? इसमें रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में, थ्योरेटिकल पोर्शन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। आगे वाला क्वेश्चन, विच ऑप्शन शोज ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ऑक्सिलरी वर्ब को बता रहा है? ऑक्सिलरी का मतलब क्या हो गया? सहायक क्रिया। चलिए बताइए। डू, राइट, हैव, एम, हैज, इज, कैन, लिसन, टेक, मे, माइट, गोज। कौन सा है जो ऑक्सिलरी वर्ब को डिनोट कर रहा है? जल्दी से बताइए। सहायक क्रिया। जब तक आप अपने उत्तर लिख रहे हो तो मैं साथ में एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप बताइए कौन सा होगा। सहायक क्रिया कौन सी होती है? ठीक है ना? ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए,
ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है वो एक्चुअल में 24 होती है। ऑक्सिलरी कितनी होती है? 24 होती है। इनमें से 11 तो होती है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, और जो 13 होती है से मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब को एनामोलस फाइनाइट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है एनामोलस फाइनाइट, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी का नाम एक तो हो गया एनामोलस फाइनाइट और दूसरा खुद ऑक्सिलरी हो ही गई। अब देखिए 11 तो प्राइमरी होती है जिसमें होती है बी, हैव और डू। अब बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर हो गया, हैज, हैव, हैड हो गया, और डू, डज, डिड हो गया। ये टोटल होगी 11। और बाकी मॉडल्स होती है, कितनी होती है आपको पता है कि एन कोड में माइट, मस्ट, ये टोटल कितनी होती है? 13। टोटल संख्या आपको पूछे तो ऑक्सिलरी वर्ब की 24 होती है। तो अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी है। देखिए डू है क्या? है। राइट नहीं है, ये मैन वर्ब है, तो ये पूरा एक गलत हो गया, एक गलत तो पूरा बॉक्स गलत। फिर देखो कैन है, लिसन फिर से मैन वर्ब आ गई तो ये गलत हो गया। मे है, मॉडल होती है, माइट है, गोज फिर से मैन वर्ब, ये गलत हो गया। अब देखो एम है क्या? बिल्कुल है। हैज है क्या? बिल्कुल है। और इज है क्या? बिल्कुल है। इसलिए आपका उत्तर हो गया बी, क्योंकि जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनकी संख्या 24, जिनमें बी, हैव, डू और बाकी सारी मॉडल्स होती हैं। तो इसमें एक ही ऐसा ग्रुप है बी वाला जो उत्तर एकदम से सही है। आगे चलते हैं। Which option shows notional verbs? notional verbs मैंने अभी बताया था आपको कि वो verbs होती हैं जो क्या करती हैं, एक ट्रांजिशन को या डेवलपमेंट को, चेंज को बताती है, ठीक है ना। तो कौन सी वर्ब होती है बताइए? नॉशनल वर्ब सीधी सीधी है, ये 10 6 7 ही होती हैं। ये कौन कौन सी है जल्दी से बताओ? गेट, शेयर, वॉक है क्या? डज, पोलाइट, साउंड है क्या? कैन, में, मस्ट है क्या? या टर्न, एम, बिकम है? जल्दी से बताओ। ठीक है, देखिए गेट हो सकती है, लेकिन शेयर और वॉक ये क्या हो गई? मैन वर्ब हो गई, तो मैन वर्ब तो आती नहीं है ना इसमें। डज, पोलाइट, साउंड, इसमें फिर से साउंड आ गई, ये गलत हो गई। कैन, में, मस्ट, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हो ही नहीं सकता। टर्न है, एम है और बिकम है। देखिए बिकम, टर्न, ये क्या कर रही है? चेंजेस को बता रही है। जैसे द लीफ टर्न्ड रेड। अब देखो लीफ का कलर था, हरा था, लेकिन वो किस में बदल गई? रेड में बदल गई। तो जो आपकी नॉशनल वर्ब होती है वो नोशन को बताती है, चेंज को बताती है, और जनरली इनके बाद में क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो टर्न हो सकती है, बिकम भी हो सकती है क्या? ही बिकेम अ टीचर, ही बिकेम अ टीचर, तो वो ही से इसका ट्रांजिशन हो गया किसमें? टीचर में। तो इस तरह से ये जो वर्ब होती है वो क्या होती है? ट्रांजिशन को बता सकती है, डेवलपमेंट को बताती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी सही। अब आप सोचोगे सर इतनी सारी चीज़ें कहाँ से पढ़ें? तो पढ़ने के लिए K&M इंग्लिश ग्रामर बुक है, आप वो ले आइए। इसमें इतने सारे क्वेश्चन भी बढ़िया हैं और सारे टॉपिक्स को बहुत बढ़िया से समझें। बाइलिंगुअल एडिशन है, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो हमने लिखी हुई है, तो आप इस नंबर पे 9887777495 पे कांटेक्ट कीजिए मुझे और बताइए। पहले तो ये बताइए कि ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है आपको, क्या वाकई में फ़ायदा हो रहा है। दूसरा, अगर बुक चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो मार्केट में उपलब्ध है, जितने पैसे लग रहे हैं मार्केट में, उसी रेट में आपके घर तक बुक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। चलिए मूव करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। Which option shows the linking verb? कौन सा ऑप्शन है जो लिंकिंग वर्ब को बताता है? तो मैंने पीछे वाले प्रश्न में देखो एक बार लिंकिंग वर्ब बताई हुई है। ये देखो लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, आपको बताना है। ब्रेक, स्मेल, लुक, ग्रो, लेग, गेट, नो, गो, एंजॉय, बिकम, सीम, फील। एक ऑप्शन उत्तर बताता हूं। नॉशनल जो वर्ब्स होती है वो लिंकिंग वर्ब का एक पार्ट होती है। चलो अब कर लो। देखो ब्रेक नहीं है, स्मेल और लुक हो सकती है, ग्रो है, लैक नहीं हो सकती, गेट हो सकती है, नो नहीं है, नो है सॉरी, लिंकिंग वर्ब नहीं है, वो हो सकती है, इंजॉय नहीं है, एक एक इन तीनों में ही नहीं है। तो इसका मतलब बिकम है, सीम है और फील है। सीम और फील सेंस वर्ब में आ गया, बिकम है वो नॉशनल वर्ब में आ गया। लिंकिंग वर्ब जो होती है वो बेसिकली जो होती है वो होती है बी, हैव,
और सेंस, जो सेंस पर आधारित होती है वो, है ना। लिंकिंग वर्ब के बाद में एक और खास बात, सेंटेंस को पता करना है तो कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है ना। जैसे आप इनमें सब में देखोगे ना, ही लुक्ड देयर, तो ही को देयर से कभी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें मिल जाएगी। जैसे ही बिकेम एन इंजीनियर, अब इंजीनियर कौन है, ही तो है, तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से कौन जोड़ता है, सिर्फ और सिर्फ लिंकिंग वर्ब ही जोड़ती है। ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of these is not a reciprocal verb? मैंने बताया था पहले भी, आपको पता है ना, प्रोनाउन में पढ़ा था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सी होती है, ईच अदर, वन अनदर। इनके लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है ना, वो रेसिप्रोकल वर्ब होती है। तो चलो बताओ इनमें से कौन सी होती है, स्पीक, स्वेयर, रेसल, एक्सचेंज। कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करो, जैसे दे स्पोक ईच अदर, ईच अदर लगाओ लास्ट में, वो एक दूसरे से उन्होंने बात की, ठीक है, बन रहा है। दे, उसी सेंटेंस को स्पोक की जगह क्या कर दो, रेसल कर दो, रेसल्ड, उन्होंने एक दूसरे से लड़ाई की, दे रेसल्ड ईच अदर, ठीक है, दो लोग कर सकते हैं। फिर करो एक्सचेंज, दे एक्सचेंज्ड ईच अदर, उन्होंने जो बुक है, द बुक एक्सचेंज्ड ईच अदर, उन्होंने की, ठीक है, ये भी हो रहा है। क्या स्वेयर, दे स्वेयर्ड ईच अदर, एक दूसरे के गले पकड़ के ऐसे स्वेयर थोड़ी किया, नहीं, स्वेयर क्या है, वो रेसिप्रोकल नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, स्वेयर इसमें क्या होगा, रेसिप्रोकल वर्ब नहीं है। रेसिप्रोकल का मतलब आपको पहचान कैसे करोगे रेसिप्रोकल का, ईच अदर और वन अदर लास्ट में लगाओ और उन वर्ब को सेट करो। अगर वो दोनों साइमल्टेनियसली काम चल रहे हैं, जैसे द लव, दे लव ईच अदर, फर्स्ट पर्सन भी लव कर रहा है दूसरे को और दूसरे वाला फर्स्ट को कर रहा है, तो दोनों के बीच में एक साम्यता है। लेकिन दे स्वेयर ईच अदर, एक दोनों ने कसम खाई एक दूसरे की, ये हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। उन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाई की, दे रेसल्ड ईच अदर, दो लोग लड़ सकते हैं। दे एक्सचेंज्ड ईच अदर, उन्होंने कोई चीज एक्सचेंज की। दे स्पोक ईच अदर, दोनों ने बातें की। तो ये चीजें तो हो रही है, लेकिन इसमें स्वेयर है ना, ये गलत है। तो पता कैसे करोगे, ईच अदर और वन अदर को सेट करके आप इसका पता लगा सकते हो। आगे मूव करते हैं, विच टाइप ऑफ वर्ब एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ बीइंग, कौन सी ऐसी वर्ब है जो स्टेट को बताती है, क्या बताती है, स्टेट को बताती है, ठीक है ना। वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज सारी वर्ब्स होती हैं, वो वर्ब फ्रेज होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है, वो मेन वर्ब का काम कर, मेन वर्ब को क्या करती है, ऐड करती है, स्पेशल मतलब उसको क्या कर सकती, सहायता देती है। लिंकिंग वर्ब होती है, हो सकती है एक्शन वर्ब। चलो जल्दी बताओ क्या हो सकता है। देखो एक्शन वर्ब तो होगी नहीं, एक्शन वर्ब तो एक्शन को बताती है, स्थायित्व को नहीं, या स्टेट को, दशा को नहीं बताती, कंडीशन को नहीं बताती। हेल्पिंग वर्ब होती है, वो कोई चीज नहीं बताती, वो सिर्फ मेन वर्ब की क्या करती है, सहायता करती है, तो ये भी नहीं होगी। वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज में तो सारी वर्ब्स होती है, एक्शन, लिंकिंग जितनी होती है सब, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो अंतिम बचा लिंकिंग। लिंकिंग वर्ब वो होती है जो क्या करती है, एक कंडीशन को एक स्टेट को बताती है। तो लिंकिंग वर्ब क्या होती है, एक स्टेट कंडीशन को बताती है, और ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से भी जोड़ती है, और ये कॉम्प्लीमेंट के अलावा अदर वर्ड्स यानी एडवर्ब को भी जोड़ती है। तो पूरी परिभाषा अगर करोगे ना, तो पूरी पता चल जाएगी कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। तो अगर आपने बी उत्तर किया तो आपका बिल्कुल सही है। These verbs are the ones that add the main verb to express an action or a state of being. ये जो verbs होती हैं वो क्या करती है, मेन वर्ब की, एड का मतलब होगा सहायता करती है। मेन वर्ब की सहायता करने वाली वर्ब्स कौन सी होती है, और ये मेन वर्ब क्या करती हैं, एक्शन और स्टेट को बता सकती है। तो ऐसी कौन सी वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब की सहायता करती है, क्या वो लिंकिंग होती है, वर्ब फ्रेज होती है, एक्शन होती है, हेल्पिंग होती है, जल्दी बताओ। देखिए लिंकिंग वर्ब नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही स्टेट वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती नहीं। वर्ब फ्रेज क्या होती है, वो तो पूरी वर्ब ही होती है, तो इसका मतलब वर्ब फ्रेज होगा नहीं। एक्शन वर्ब अगर लिंकिंग स्टेट को बता रही है तो एक्शन को बता रही है, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, मुख्य क्रिया की सहायता करती है। अब वो चाहे मुख्य क्रिया क्या हो, स्टेट को बताए, चाहे वो मुख्य क्रिया किसको बताए, एक्शन को बताए। आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य क्रिया की सहायता कौन करती है, सहायक क्रिया करती है, या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इसका नाम होता है।
आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बी। बी की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं इसमें बताना है आपको। तो बी, बीन, बीइंग, वाज, वर, इज, एम, आर, बी, बीन, बीइंग, टू बी, बी, बीन, बीइंग, और अंतिम है वाज, वर, इज, आर, एम। बताइए। देखिए बी है ना, किसी भी क्रिया की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5 फॉर्म्स होती हैं, और इन 5 फॉर्म्स का नाम है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, मॉडल्स को छोड़ के, ठीक है ना। पहली है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरी है पास्ट फॉर्म, तीसरी हो गई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, नाम है इनका, चौथी हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और पांचवी हो गई टू इन्फिनिटिव फॉर्म, ठीक है ना। अब बी की पांचों फॉर्म कौन कौन सी होती है पूरे आपको ध्यान रखना है। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन ही मेरा यही है जो मैंने लिया है, क्योंकि ये दोनों ही आते हैं समटाइम्स, तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी वर्ब्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो बी की होती है, और उनकी संख्या होती है 8। तो आपको पूछें बी की टोटल फॉर्म्स कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे? 8। कैसे? जैसे देखिए, फर्स्ट फॉर्म किसी ने सुना होगा कि सिर्फ थर्ड 3 ही फॉर्म होती है, 3 नहीं होती है, टोटल 5 फॉर्म होती है बी की। इनका नाम है, ये हो गया प्रेजेंट फॉर्म, ये हो गई पास्ट फॉर्म, ये हो गई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और ये टू बी, ठीक है ना। अब चाहे आप ले लीजिए बी को ले लीजिए, चाहे आप डू को ले लीजिए, चाहे आप गो को ले लीजिए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। बी की क्या हो जाएगी? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, टू बी। डू की क्या हो जाएगी? डू, डज, डिड, डन, डूइंग, शुड। गो की क्या हो जाएगी? गो, गोज, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो, ठीक है ना। अब देखो, सिर्फ बी एकमात्र ऐसी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कुछ सभी में एक ऐसी होती है जिसकी 8 फॉर्म होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी किसी को देख लेना आप, उनकी 1 2 3 4 5 6 से अधिकतम किसी की भी नहीं होती। 1 2 3 4 5 6। तो ये कहा जा सकता है बी की जो फॉर्म होती है टोटल 8 होती है। यहां से फर्क यहां से पड़ जाता है, एक तो यहाँ पे एडिशनल हो गई इजेएमआर में, और एक वॉज वर में एडिशनल हो गई। बाकी किसी भी वर्ब की इतनी फॉर्म्स नहीं होती है पूरी इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में जितनी बी की होती है। तो बी की आपको पूछे कि कितनी फॉर्म होती है, टोटल 8 होती है। आप वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है? 5 होती है, और उसमें उसके अलग अलग रूप कितने होते हैं? 8 हो सकते हैं। तो वो 8 कौन कौन से हैं आपको बताना होगा। तो इस प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा? ए, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑक्सिलरी वर्ब इज कंसिडर्ड हाईली इरेग्युलर। कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो सबसे ज्यादा इरेग्युलर है? एक तो हमने पूछ लिया ना, पीछे प्रश्न आया था कि सबसे ज्यादा फॉर्म्स किसकी होती है? बी की होती है, 8 मैंने बताया। अब हाईली इरेग्युलर फॉर्म्स कौन सी होती है? इरेग्युलर का मतलब हो गया कि जैसे मैंने लिखा गो, वेंट, गॉन, तो इसमें कितनी फॉर्म्स हो गई? अलग 3 फॉर्म, तीनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अपने चलते हैं हैव को। तो हैव क्या इरेग्युलर वर्ब है? हैव, हैड, हैड। बी की क्या हो जाएगी? इज, एम, आर, वॉज, वर, और बीन, ठीक है ना। डू का क्या हो जाएगा? डू, डिड, डन, और कट का क्या हो जाएगा? कट, कट, कट। इनमें देखो कि सारी की सारी इरेग्युलर वर्ब है, चारों की चारों इरेग्युलर वर्ब है। रेगुलर का मतलब है कि वाक्य के सेंटेंस में वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है ईडी से एंड हो, ठीक है ना। जनरली किससे एंड हो? ईडी से या डी से एंड हो, ठीक है ना। लेकिन वो होनी चाहिए, जो मुख्य जो क्रिया होती है उसके बाद में ईडी या डी लगना चाहिए, तब होती है, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं होगी। लेकिन यहां पे देखो हैव, ये होनी चाहिए थी हैव्ड, हैव्ड क्या नहीं होती ना, इसलिए ये इरेग्युलर हो गई। ये तो इरेग्युलर है ही,
डू, डिड, डन, इसमें तीनों ही अलग अलग है इर्रेगुलर, इसमें तीनों ही सेम है इर्रेगुलर। लेकिन इसको देखिए, जिस प्रकार से सबसे ज्यादा वर्ब की फॉर्म बी की होती है, उसी प्रकार से पूरी इंग्लिश ग्रामर में हाईली इर्रेगुलर होती है। आप बी यहां पे लिख दो और पूछ लो किसी से कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो कोई अगर बच्चा नहीं जानता है तो वो बना नहीं पाएगा। जैसे बच्चे को आपने बताया कि गो है, उसकी फर्स्ट फॉर्म गो या गोज होती है, दूसरी वेंट होती है, तीसरी गोन होती है, तो वो कम से कम एक फॉर्म, वो यानी पहली और दूसरी में एक फॉर्म को तो बता देगा कि गो से गोज बन गया, यानी समझ में आ रहा है। लेकिन उसको पूछे कि बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो वो क्या बताएगा, बीज या बीइंग ऐसे बताएगा ना, नहीं ये नहीं होती, टोटल इससे अलग देखो इजेएमआर होती है, इसके कोई लेना देना ही नहीं है। और सेकंड फॉर्म वोजवर होती है जिसका बी से कोई लेना देना नहीं है। इर्रेगुलर इन द सेंस ये हो गया मोस्ट इर्रेगुलर कि सब जो वर्ब दी हुई होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म उससे कोई तुलना ही नहीं है, मैच ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि ये बी की फॉर्म ही है क्या। इसीलिए इंग्लिश में बी होती है वो हाईली इर्रेगुलर होती है। रेगुलर फॉर्म वो होती है जिस जो मेन फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें डी या ईडी जुड़ जाए, और इरेग्युलर होती है जो अलग हो, तीनों सेम हो, दो अलग अलग हो। हाईली इरेग्युलर का मतलब है कि जो मुख्य आपको पूछे कि बी की फॉर्म बताओ आप, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, तो आपने अगर पूछा कि हैव की बताओ तो आप बताओगे हैज, हैव, हैड, जो मिल रहा है हैव से। डू की पूछोगे डू, डज, डिड, जो कि डू से मिल रहा है। लेकिन बी की पूछोगे ना तो फर्स्ट फॉर्म इजेएमआर होती है, बी से कोई लेना देना ही नहीं है। सेकंड फॉर्म वॉजवर होती है, बी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए प्रश्न पूछा भी जाता है कि इंग्लिश ग्रामर में हाईली इर्रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, तो आपका उत्तर होगा बी। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है जिसकी सबसे अधिक फॉर्म होती है, तो वो है बी। टोटल कितनी होती है, 8। ये दोनों ही बी से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। Which of the auxiliary verb is used as an operator verb? ये 2011 में सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था कि ऑपरेटर वर्ब क्या होती है, बताओ जल्दी से। बी, हैव, डू, ऑल ऑफ द अबव, चारों में से कौन सा, जल्दी बताओ। देखिए फिर से मैं बता देता हूं, आपका उत्तर तो आपने दे दिया होगा। देखिए बी नहीं होती, हैव नहीं होती है, डू होती है। कैसे, इसको बताता हूं। आप देखिए कि दो टेंस ऐसे होते हैं, प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। कैसे, मैं फिर से समझा ही देता हूं। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। बन गया, क्यों बना, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब है। यानी कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है ना उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, परफेक्ट की हैज, हैव, हैड होती है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है, ठीक है ना। अब प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। जैसे ही गोज देयर, अब इसकी नेगेटिव कैसे बनेगी, क्योंकि इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसमें तो क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। क्या इसकी नेगेटिव ऐसे बना सकते हो, ही गोज नॉट देयर, क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगता है। या इंटेरोगेटिव वाक्य तभी बनाया जा सकता है जब हेल्पिंग वर्ब हो। तो कॉन्टिन्यूअस जितने भी टेंस हैं, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, परफेक्ट जितने भी हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी टेंस है, सब में हेल्पिंग वर्ब होती है, अफर्मेटिव से लेके चारों भाग में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, सब में होती है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल के जो फर्स्ट सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सीधी मेन वर्ब आती है। अब उसकी नेगेटिव कैसे बनेगी, इसी प्रकार से पास्ट में होती है, ही वेंट देयर, इसकी पास्ट कैसे बनाओगे, ही वेंट नॉट देयर, नहीं ये गलत है। तो ग्रामेरियर के सामने एक दिक्कत आई कि क्या करें, और उन्होंने कहा कि कुछ तो निजात करना पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के ये सेंटेंस ही नहीं बनेंगे नेगेटिव। इसलिए उन्होंने क्या किया, ऑपरेटर वर्ब लेकर आए। ऑपरेटर वर्ब का मतलब सिर्फ ऑपरेट करने आते हैं, सिर्फ ये नेगेटिव बनाने के लिए और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आते हैं, और ये थे डू इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू किया। इसलिए अब ये सेंटेंस कैसा होगा, डू के बाद हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब है ना, डू हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, इसे डमी ऑपरेटर वर्ब भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या था, इनको नेगेटिव बनाने का।
तो इस सेंटेंस को ही गोज देयर है तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, अब नॉट लग जाएगा क्योंकि डज आ गया, ही डज नॉट गो देयर। ये प्रेजेंट में है क्योंकि आपको पता है डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू या डज, तो ये प्रेजेंट हो गई। पास्ट क्या होती है, डिड, तो ये वाला सेंटेंस है ही वेंट देयर तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट गो देयर। एक बात ध्यान रखना, डमी ऑपरेटर वर्ब जब भी आती है उसके बाद में वर्ब की बेयर इंफिनिटिव फॉर्म आती है, मतलब कुछ भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, गो है तो गो ही होगा। तो देखो पास्ट में भी डिड नॉट आ गया और प्रेजेंट में डज नॉट या डू नॉट आ गया। तो ये ऑपरेटर वर्ब क्या करती है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में आप नेगेटिव नहीं बना सकते, तो ग्रामेरियन एक नई चीज लेकर आए, डमी ऑपरेटर लेकर आए कि एक बार के लिए वहां पे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उन्होंने क्या इजाद किया, डू का इजाद किया। इसलिए आप देखते हो प्रेजेंट सिंपल में डू डज लगता है और पास्ट में डिड लगता है। ये दोनों क्या कर रहे हैं काम, ऑपरेटर वर्ब के हिसाब से इनको क्या किया गया है, नेगेटिव बना दिया गया है। कौन से सेंटेंसेस को, प्रेजेंट सिंपल को और पास्ट सिंपल को। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ऑपरेटर वर्ब क्या होती है। तो आपको पूछा है ऑपरेटर वर्ब क्या है, डू है, ये तो आपने रट लिया, लेकिन अब ऑपरेटर वर्ब कैसे होती है वो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि किस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं बनता, उनको बनाने के लिए एक स्पेशल वर्ब इस्तेमाल की जाती है, वो ऑपरेटर वर्ब। इसीलिए देखो आप कि डू डज कहीं पता नहीं चलता कि आप किसी ने प्रश्न पूछा वैसे प्रेजेंट सिंपल में डू डज कैसे आया, कॉन्टिन्यूअस में इज एम आ रहा है तो वो तो सर चारों में आ रहा है, परफेक्ट में हैज एव हैड आ रहा है, चारों में आ रहा है, लेकिन इसमें ऊपर तो सिर्फ वर्ब की फॉर्म आ रही है और सेकंड में डू डज कहां से आया, तो डू डज नेगेटिव बनाने के लिए और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आया है, क्योंकि वाक्य तो सारे ही बनेंगे ना। इसलिए डू डज और डिड क्या काम करते हैं, यानी हम डमी ऑपरेटर वर्ब डू क्या काम करती है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और कौन से सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, बाकी सबकी तो होती है। द डॉग बिट हिम, बाइट हिम, ठीक है ना। अब बताओ कि कौन सा पार्ट सही है इस सेंटेंस में, यहां से लेकर यहां तक, क्या ये सही है या गलत है। क्या बाइट की जगह बीट हिम होगा, बाइट हिम की जगह बिट हिम होगा, बिटन हिम होगा, नो इंप्रूवमेंट होगा, जल्दी से बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो द डॉग क्या है, एक है, अगर ये बाइट होता तो बाइट्स होता, इसका मतलब वो रोजाना काटता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कुत्ता रोजाना किसी को काटने दे कोई व्यक्ति, हाँ काट लो मुझे आराम से, ये तो होगा नहीं। प्रेजेंट सिंपल है मतलब डेली होने वाला काम है, ये तो होगा नहीं, तो ये तो गलत है। अब नो इंप्रूवमेंट वाला गलत हो गया, इसका मतलब इसमें इंप्रूवमेंट जरूरी है। तो बीट हिम, कुत्ता किसी को डंडे से या पीटता थोड़ी है, वो तो काट सकता है, तो बीट हिम होगा नहीं। बिटन हिम, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो सही होता है, ये भी गलत हो गया। इसलिए बिट हिम, कुत्ते ने उसको काटा, यानी ये पास्ट सिंपल टेंस है जिसमें ये बिट आ गया। अगर ये प्रेजेंट होता है तो यहाँ एस लगा हुआ होता, लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट, गलत है। तो उत्तर हो गया न बीट हिम होगा न बिटन हिम, नो इंप्रूवमेंट, उत्तर हो जाएगा इसका बिट हिम, कुत्ते ने उसको काटा। ध्यान रखने वाली बात है, छोटे छोटे प्रश्न ना कई बार ऐसे लगते हैं सर इतने सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तो बना रहा हूं, एग्जाम में आते हैं ना तो कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही थ्रोड इट आउट ऑफ द विंडो, थ्रोड अंडरलाइन वर्ड है, क्या ये सही है, सही है तो नो इंप्रूवमेंट पे सही होगा, नहीं तो थ्रोन करो, थ्रो, थ्रू, बताओ क्या होगा। जी बिल्कुल, नो इंप्रूवमेंट गलत है क्योंकि थ्रोड कोई वर्ब ही नहीं होती है, जैसे थ्रो होती है ना, थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है थ्रू और थ्रोन, ये तीन फॉर्म होती है। अगर ये थ्रोन होता तो इसका मतलब इसके आगे हैज हैव हैड लगता, जो कि नहीं है तो गलत हो गया ये भी। अगर ये थ्रो होता तो ही के अकॉर्डिंग थ्रोज आता, तो ये भी गलत हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस्टेक है, इसलिए थ्रू होगा, ही थ्रू इट आउट ऑफ द विंडो, उसने इसको फेंका, ये पास्ट सिंपल का टेंस है। तो जैसे आपको एलिमिनेशन आना चाहिए, मेरे यहाँ ऑनलाइन आकर पढ़ाने के का या क्वेश्चन करवाने का मकसद यही है कि आप लोग धीरे 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 धीरे, क्योंकि लास्ट तक जब तक करेंगे ना 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और 1000 क्वेश्चन के बाद में आपका दिमाग ऐसे पता चलेगा आपको कि ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। बस वो तरीका मैं लेके आ रहा हूँ, और कोई ऐसा नहीं कि पंडित भाई यहाँ पे मैं पेडेंटिक या बन रहा हूँ या पांडित्य को झाड़ रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस के
आप जाने कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर उससे पूछो कि तुम क्या चाहते हो, वो बता देगा कि मेरा आंसर ये होगा। हमें पढ़ना होगा और समझना होगा, बस उसी स्किल को डेवलप करने के लिए क्लासेस मैंने ऑर्गेनाइज किए। 19वां क्वेश्चन है, द प्रिंस हैज बीन स्लेड हिज राइवल, हैज स्लू, विल स्लू, हैज स्लेन, नो इंप्रूवमेंट। जल्दी से बताओ चारों में से क्या होगा। यानी कहने का मतलब इतना पार्ट कौन सा है, क्या ये सही है? हैज बीन स्लेड का मतलब स्लेड कोई वर्ब ही नहीं होती, पहली बात तो ये गलत है, ठीक है ना। स्ले, स्ले वर्ब है, स्ले का मतलब होता है किल करना, मारने से संबंधित है। दूसरी फॉर्म हो जाएगी इसकी स्लू और तीसरी हो जाएगी स्लेन, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें से कौन सा सही होगा। ये तो गलत हो गया, स्लेड होती नहीं है, हैज बीन स्लेड। हैज स्लू, हैज स्लू यानी सेकंड फॉर्म हैज है के साथ में सेकंड फॉर्म आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। विल स्लू, विल के साथ में मॉडल्स के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती। नो इंप्रूवमेंट ये गलत है, इसलिए गलत हो गया, तो उत्तर ऑटोमेटिक सही हो गया सी। हैज स्लेन, स्लेन इसलिए सही है क्योंकि थर्ड फॉर्म है और हैज है उसके साथ में लगता है। तो आपको वर्ब की फॉर्म का पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में नहीं, ये क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछा गया है, तो आप सोचो कि किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके भी। You should the opportunity when it comes, seize, seize, sense, size, seize, seize, sense, size। देखिए आपको अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना चाहिए जब आपको मौका मिले। सीज का मतलब होता है, आपने सुना होगा सीज फायर, यानी कि रोक देना। रोक, क्या आपने अपॉर्चुनिटी को रोक देना है? अरे रोकना नहीं है, जकड़ लेना है, तो ये तो गलत हो गया। सीज का मतलब होता है बंद कर लेना, जकड़ लेना, बांध लेना, कब्जे में लेना, बिल्कुल ये सही हो गया। आपको सेंस करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी का सेंस किसको पता होता है? मतलब ही नहीं। साइज करना चाहिए, गलत। तो ये तीनों सेंटेंस के हिसाब से ये मीनिंग गलत दे रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी सही। मूव करते हैं नेक्स्ट। वी मस्ट आवरसेल्व्स टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, एक्सेप्ट। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि कौन सा आएगा। एडॉप्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को गोद में लेना, गोद लेना या एडॉप्ट कर लेना, ले लेना, अपने अंदर डेवलप करना। एडेप्ट का मतलब होता है स्किल, स्किल विकसित करना। एडेप्ट का मतलब होता है वातावरण के अनुसार चेंज करना, यानी अनुकूलन। और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, तो एक्सेप्ट होगा नहीं। एडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज को लेना, ये भी गलत हो गया। स्किल यहाँ पे मतलब नहीं है, हमें सर्कमस्टेंस के हिसाब से अपने आप को अनुकूल करना चाहिए, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा सी, एडेप्ट। तो एडेप्ट और एडेप्ट, इस एडेप्ट का मतलब है स्किल और इस एडेप्ट का मतलब है अनुकूल होना। ध्यान रखना है आपको ये मीनिंग। नेक्स्ट है द सन ब्राइटली सॉन शाइनिंग, शाइन इज शाइन। जल्दी से बताओ, इस ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के गलत होते हैं, क्यों? क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जल्दी से बताओ क्या होगा। देखिए इज शाइन होता नहीं है, इज शाइनिंग होता तो सही होता, ये गलत है। सीधा शाइनिंग यानी इज एम आर वोजवर के बिना आता नहीं है, ये दो तो गलत हो गए। अब इन दोनों में बता दो। अब बहुत सारे लड़के इसको सही करके आते हैं, ये गलत है। सन क्या है? सिंगुलर है, तो या तो शाइन्स होता, द सन शाइन्स, तब तो ये सही हो जाता। लेकिन शाइन गलत है क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो गलत हो गया ना। इसलिए शॉन सही हो जाएगा, यानी शाइन की सेकंड फॉर्म शॉन हो जाएगा। कि सूरज उस दिन बहुत तेज चमक रहा था, कहानी में हो सकता है ना। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, सर यूनिवर्सल ट्रूथ है। अरे भाई साहब, कहानी में कई बार कि उस दिन बहुत ही घने बादल थे, उस दिन सूरज बहुत तेज चमक रहा था, तो कहानी में तो सब कुछ पॉसिबल है। अब वो ऐसे थोड़ी बताएगा मैं कहानी में दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूज कर रहा है। देखिए शाइन यहाँ से पता चल रहा है कि SAIS लगता ना, तब तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे लगा नहीं है, इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब हो गई, और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब कभी जुड़ते नहीं है, इसलिए ये तीनों एलिमिनेट होने पर आपका उत्तर बच जाता है ए। एनलाइटमेंट वर अ स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस। जब आप आपकी अंदर की जो ज्योति जगती है ना, एनलाइटमेंट आता है, तो वाकई में आप उस स्टेट में आ जाते हो जब आप रिलैक्स हो जाते हो और सब चीज़ें आप मतलब समझने लग जाते हो क्या चीज़ कैसी है। तो वर क्या सही है? एनलाइटमेंट एक क्या है, कौन सी नाउन है? जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल तो प्लूरल लगता नहीं है, गलत। हैड अ स्टेट मतलब हो गई, अब नहीं होती, नहीं। हैज अ स्टेट नहीं है। इज अ स्टेट, ये एक जनरल सेंटेंस है। एनलाइटमेंट इज अ स्टेट रिलैक्स्ड अवेयरनेस, कि एनलाइटमेंट एक ऐसी स्टेट होती है जब आप क्या करते हो, रिलैक्स होते हो, अवेयर होते हो, रिलैक्स होने के बावजूद भी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द वर्ब्स दैट डिस्क्राइब डेवलपमेंट और चेंज आर कॉल्ड। ये मैंने बताया था कि कौन सी वर्ब होती है जो डेवलपमेंट और चेंज को बताती है। क्या वो लाइट वर्ब होती है, इनक्वेटिव, हैवी और एम्प्टी? जल्दी से बताओ। जो डेवलपमेंट और चेंज को बताती है ना, जैसे बिकम, ग्रो, गेट, वो हमेशा ही इनक्वेटिव वर्ब होती है। क्या होती है? इनक्वेटिव वर्ब होती है। हैवी वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब होती है। एम्प्टी और लाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो मतलब जैसे कि he does the swimming, वो स्विमिंग करता है। और इस सेंटेंस को सिंपल लिखा जा सकता है, he swims, वो स्विमिंग करता है। लेकिन ये डज अननेसेसरी लगा लिया तो ये क्या हो गई, ये लाइट वर्ब या एम्प्टी वर्ब की श्रेणी में आ गई। सीधा ही स्विम्स मीनिंग आ रहा था, ही डज स्विम अलग से बना दिया। तो इसको आपको पढ़ना है तो आपको बुक लानी पड़ेगी, उसमें डिटेल से बताया हुआ है। जनरली इतना ज़्यादा अगर इस पे चलेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्राइब। फाइंड आउट द टाइप अंडरलाइन द ही डिड इज एक्सरसाइज, अभी जो बताया था वही आ गया क्वेश्चन। अब जल्दी से बताओ, लिंकिंग वर्ब है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब है, डिलेक्सिकल वर्ब है या नोशनल वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है क्या, ही डिड हिज एक्सरसाइज नहीं है। ऑक्सिलरी मेन वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब है, ये तो गलत है। नोशनल कोई चेंज को नहीं बता रही, ये डिलेक्सिकल वर्ब। देखिए डिलेक्सिकल वर्ब, एम्प्टी वर्ब, थिन वर्ब, जीरो वर्ब, ये सारी वर्ब्स क्या होती हैं, ये वो वर्ब्स होती हैं जो क्या करती हैं। इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते थे, ही डिड हिज एक्सरसाइज की जगह ही एक्सरसाइज्ड, उसने एक्सरसाइज की। लेकिन डिड लगा के इसको एडिशनली ऐसे बना दिया और वर्ब को क्या बना दिया, नाउन बना दिया। जब किसी वर्ब को नाउन बना दिया जाता है और कोई दूसरी वर्ब यूज की जाती है जैसे डिड, डू, डज, मेक, इनको, तो वो क्या हो जाती है, डिलेक्सिकल वर्ब हो जाती है, या कह सकते हैं वो वर्ब थिन वर्ब या मृत वर्ब हो जाती है, डेड वर्ब हो जाती है। ठीक है ना। तो जनरली इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपको जानकारी लेनी है तो बुक जरूर पढ़ें। ये हो गए आपके 25 क्वेश्चन और आई होप कि आपके अगर इसमें से 20 सही हो रहे हैं ना तो गुड स्कोर है। मुझे स्कोर जरूर बताइएगा आपके क्या स्कोर रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।